नमस्कार दोस्तों इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ रूस मजबूती से खड़ा है तो दूसरी ओर अमेरिका से लेकर तमाम यूरोपीय देश खड़े हैं। लिहाजा इसे तीसरे विश्व युद्ध की संज्ञा दी जा रही है। इसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसे जानने के लिए मैं आपको एक दूसरे युद्ध के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, एक दौर था जब सैनिकों के बूते युद्ध लड़े जाते थे और जीते भी जाते थे। भारत के लिए भी यह दौर ऐसा ही रहा है। देश की भारी भरकम सेना अपने हौसले के बूते दुश्मन को मात देने का मादा रखती थी और सेना ने ऐसा किया भी। लेकिन मौजूदा दौर तकनीक का है। टेक्नोलॉजी के बूते ही करीब 6 हफ्ते तक चली लड़ाई में अजरबैजान ने पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में आर्मेनिया को मात दी थी। अजरबैजान के साथ था तुर्की और इजराइल, जबकि आर्मेनिया का साथ दे रहा था रूस। वही रूस जिसकी ताकत साबित करने के लिए आंकड़े ही काफी नहीं हैं। परिणामों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त मौजूद है, चाहे वो क्रीमिया पर कब्जा करने का मामला हो, यूक्रेन की घेराबंदी हो, यूरोपीय देशों की आंख में आंख डालकर तनकर खड़े रहना हो, और तो और दुनिया का दादा बनने वाले अमेरिका को भी रूस का भाव नहीं दिया जाना हो। रूस के पराक्रम का डंका खुद पीटता है। फिर भी क्या कारण रहे कि रूस का साथ मिलने के बावजूद आर्मेनिया की अजरबैजान के हाथों तगड़ी हार हुई? ऐसी क्या वजह रही कि महाबली रूस का साथ भी आर्मेनिया को अजरबैजान के सामने घुटने टेकने से नहीं रोक सका? तो दोस्तों, वो वजह थी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तकनीक के दम पर अजरबैजान ने आर्मेनिया को तगड़ी मात दे दी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए इस युद्ध के दौर का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में छिपी थी अजरबैजान की जीत का जीता जागता सबूत। वीडियो में एक आर्मेनियाई सैनिक जोर से चिल्लाता दिख रहा था, जबकि उसके साथी आसमान की तरफ एकाएक फायरिंग शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में एक ड्रोन नजदीक की बस पर आकर गिरता है। ऐसी ही मशीनों के जरिए आर्मेनिया को अजरबैजान ने मात दी। ट्विटर पर उपलब्ध इस एक घटना का वीडियो हमें नए जमाने के युद्ध के तौर तरीके बताता है, जिसमें इंसान उन मशीनों से लड़ने की कोशिश कर रहा है जो दूर आसमान से ही उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकती हैं और पल भर में तबाह भी कर सकती हैं। दोस्तों, इस बेहद कम वक्त तक चले युद्ध में आर्मेनिया की भारी हार और हार के रणनीतिक और तकनीकी कारणों के बारे में मिल रही जानकारियों से अब पश्चिमी जगत भी सन्न है। अमेरिकी नेतृत्व वाले 30 देशों के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो के मुख्यालय में इन जानकारियों का पिछले दिनों गहन अध्ययन किया गया था, जो भारत के लिए भी आंखें खोलने वाला है और जो फिलहाल युद्ध हो रहा है उसके बारे में। क्योंकि नगर्नो काराबाख से जुड़े चिरकालिक विवाद को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो अचानक युद्ध हुआ, अमेरिका और यूरोप ने शुरू में ही उसे गंभीरता से नहीं लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर अक्सर होने वाली झड़पें भी कमोबेश ऐसी ही हो जाती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स को चिंता है कि कहीं भारत और पाकिस्तान की तनातनी का हाल भी आर्मेनिया और अजरबैजान जैसा ना हो जाए। दरअसल दोस्तों, आर्मेनिया पर अजरबैजान की जीत से नेटो चकित है। विशाल तोपों, टैंकों जैसे भारी भरकम हथियार भी हवा में उड़ने वाले मानव रहित स्वचालित ड्रोन्स की मार के आगे कैसे बेकार साबित हो गई है। नाटो के सैन्य विशेषज्ञ इस युद्ध को अब दुनिया का पहला ड्रोन युद्ध बताने लगे हैं। तो दोस्तों, क्या भारत 21वीं सदी की ऐसी लड़ाइयों के लिए तैयार है? क्योंकि जिस आर्मेनिया की युद्ध में हार हुई थी, उसकी आर्मेनियाई सेना एक बहुत ही अनुशासित और सुसंगठित सेना मानी जाती थी, जिसके पास बड़ी संख्या में बहुत अच्छे टैंक्स और वाहन थे। लेकिन तेल की आय से अजरबैजान ने इस बीच तुर्की और इजराइल से कई तरह के बहुत सारे ड्रोन खरीदे। चालक रहित इन ड्रोन्स ने अपने हवाई हमलों से आर्मेनियाई तोपों, टैंकों और सैन्य वाहनों की धज्जियां उड़ा दी। अजरबैजान ने आर्मेनिया के करीब 175 टैंक ध्वस्त कर दिए। उसका साथ दे रहे तुर्की ने अपने कई F-16 लड़ाकू विमान अजरबैजान में तैनात कर रखे थे। दूसरी ओर आर्मेनिया को कुछ महीने पहले रूस से 8 सुखोई 30 युद्धक विमान मिले थे, लेकिन वो इन विमानों का ड्रोनों या F-16 लड़ाकू विमानों के विरुद्ध उपयोग भी नहीं कर पाया।
क्योंकि दोस्तों रूस नहीं चाहता था कि उसके विमानों और अजरबैजान को तुर्की से मिले अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का कोई सीधा आमना सामना हो। रूस ने हवाई हमलों से बचाव के लिए आर्मेनिया को जो साजो सामान और मिसाइलें दी थी वो भी 1980 के दशक की ही थे। रूस के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स अधिक ऊंचाई पर तेज गति के विमानों को पहचान कर मार गिराने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन कम ऊंचाई पर मंडराते धीमी गति के ड्रोन को पहचान भी नहीं पाते। आर्मेनिया के पास ऐसा कोई जैमर भी नहीं था जो उसके आकाश में उड़ते ड्रोन्स का संपर्क अजरबैजान से काट सकता हो। अजरबैजान लाइटनिंग ड्रोन्स कहे जाने वाले बिल्कुल नए इजरायली ड्रोन अस्त्र भी इस्तेमाल कर रहा था जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो किसी पक्षी की तरह बेहद धीमे धीमे हवा में मंडराते हुए बिना किसी बाहरी निर्देश के अपना लक्ष्य खुद ही पहचान कर उस पर टूट पड़ते हैं और विस्फोट से उसे नष्ट कर देते हैं। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रोबोटिक या ऑटोमेटिक युद्ध की दिशा में पहला कदम भी कहा जा सकता है। भारत में लद्दाख जैसे दुर्गम मोर्चों के लिए उन्हें बहुत ही उपयोगी माना जा सकता है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध से जो नई सीखें मिली हैं, विशेषज्ञों के मुताबिक वो हैं मानव रहित ड्रोन के जमाने में तोप, टैंक और बख्तरबंद वाहन युद्ध नहीं जीता पाएंगे। जमीनी हथियारों की मारक शक्ति और ड्रोन की बहुपक्षीय उपयोगिता को आपस में पिरोना होगा। हवाई हमलों से बचाव में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग प्रणालियों को भी शामिल करना होगा। युद्ध का स्तर ऐसा रखना होगा कि शत्रु पक्ष अंधाधुंध अति पर ना उतर आए। अपनी रणनीति में प्राकृतिक भू संरचना की भूमिका का भविष्य में भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, नागर्नो काराबाख में अजरबैजान के साथ जंग में आर्मेनिया की जबरदस्त और बुरी तरह हुई हार सभी देशों, खासकर भारत के लिए एक बड़ा सबक है जो अपनी सेना में बदलाव और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दरअसल ये युद्ध तुर्की और इजराइल से खरीदे गए ड्रोन्स और हल्की फुल्की युद्धक सामग्री की बदौलत ही जीत लिया गया। इजरायली ड्रोन्स ने टैंक, बख्तरबंद वाहनों, खंदकों में छिपे सैनिकों, रडार और जमीन पर हरकत करने वाली हर चीज को निशाना बनाया। आर्मेनिया की वायु रक्षा प्रणाली और हथियारबंद सैनिक आसानी से हमला करने में सक्षम इन ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर सके, लिहाजा आर्मेनिया की शिकस्त हो गई। कहते हैं कि इतिहास को भुलाने वाला उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होता है, यानी अगर आपने भूतकाल में की गई गलतियां भुला दी तो आप उस गलती को दोबारा जरूर दोहराएंगे। यही हाल आर्मेनिया और अजरबैजान का भी रहा है। दोस्तों, अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ 1990 के युद्ध का सबक लिया, जबकि आर्मेनिया ने उसे भुला दिया। नतीजा यह रहा कि 1990 के दशक की शुरुआत में अपने आधुनिक और बेहतर हथियारों से सुसज्जित सेना की बदौलत अजरबैजान पर भारी पड़ने वाला आर्मेनिया इस बार अजरबैजान के हाथों हार गया। लेकिन समय के साथ चीजें बदल गई। अजरबैजान ने नई तकनीक में निवेश किया और निर्णायक ढंग से जीत हासिल कर ली। हालांकि यह तो केवल समय ही बताएगी कि क्या ड्रोन टैंकों को निरर्थक बना देंगे। जैसे बाबर के समय बारूद का इस्तेमाल शुरू होने के बाद हाथी आखिरकार युद्ध में अप्रासंगिक हो गए थे। दोस्तों, सैनिकों को पारंपरिक युद्ध के मैदान में भेजकर उनकी जान खतरे में डालने के बगैर ड्रोन्स युद्ध की बाजी पलटने का मादा रखते हैं। हालांकि ड्रोन्स की उपादेयता देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारत के लिहाज से ड्रोन फिलहाल तो प्रासंगिक हैं, लेकिन उसे भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी होगी, क्योंकि भारत करगिल युद्ध के दौरान ऐसी ही एक मुश्किल में फंस चुका था। उस वक्त करगिल वॉर में मुश्किल में था भारत, क्योंकि भारतीय सेना के पास बेहतर और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं थे। लिहाजा पाकिस्तान के बंकरों को ध्वस्त करने में काफी दिक्कत हो रही थी। दोस्तों, युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने वायुसेना के कैनबरा PR-57 को ध्वस्त कर दिया था। PR-57 पर ही भारत की टोही व्यवस्था का दारोमदार टिका हुआ था, अब वही ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन इस बीच इजराइल ने अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत की मदद की थी। इजरायली सेना ने भारत को उन्नत तकनीक के टोही विमान उपलब्ध कराए थे। ये टोही विमान यानी ड्रोन किसी भी क्षेत्र की साफ तस्वीरें ले सकते थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान इजराइल ने न सिर्फ ड्रोन दिए बल्कि अपनी मिलिट्री सैटेलाइट से इलाके की तस्वीरें भी भारत को उपलब्ध करवाई थी। इस बीच सेना के पास कोई बैकअप व्यवस्था नहीं होने के कारण आर्मी बेबस थी। स्पाई ड्रोन्स नष्ट होने से लड़ाकू विमानों को विजन देने और दुश्मन के इलाके की तस्वीरें मिलना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, युद्ध के दौरान ये एक
बड़ा कारण रहा कि लड़ाकू विमान दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने में कारगर साबित नहीं हो रहे थे। लिहाजा भारत को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा। तकनीकी अपग्रेडेशन कितना जरूरी है, इसे आप वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट से समझ सकते हैं। दरअसल नागोर्नो काराबाख संभवतः इसका सबसे सशक्त उदाहरण बन गया है कि कैसे छोटे और अपेक्षाकृत सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध के आयामों को ही बदल कर रख सकता है, जिसमें कभी जमीनी जंग और पारंपरिक वायु शक्ति के प्रदर्शन का दबदबा रहा है। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट में यह भी कहा गया है कि एडवांस ड्रोन्स सेनाओं को किसी खास ड्रोन डिफेंस सिस्टम के बिना आधुनिक हथियार प्रणाली, टैंक, रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए पैदा होने वाले खतरों से आगाह करता है, वो भी कम खर्च और बेहद कम तामझाम के। भारत के लिए इस क्षेत्र में सुधार की असीमित गुंजाइशें हैं। भारत व्यापक स्तर पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है और ये महत्वपूर्ण है कि देश अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष से सबक ले और आला दर्जे की और उपयुक्त प्रौद्योगिकी सेना को उपलब्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि अब तक भारतीय सेना विशुद्ध तकनीकी कौशल के बजाय संख्या बल पर ही निर्भर रही है। हालांकि अभी भारत ने अपनी संख्या बल को घटाने की व्यवस्था की है। वो करीब 1 लाख की तादाद कम करने वाले हैं, जो अच्छी बात कही जा सकती है। इसके साथ ही भारत टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, हमारी सेना के लिए 1970 के दशक के अंत से लेकर 1980 के दशक तक सबसे अच्छा काल रहा है। इसी दौरान भारतीय सेना को वास्तव में अत्याधुनिक तकनीक और हथियार हासिल हुए। सेना का एडवांसमेंट बड़े पैमाने पर हुआ, न कि अभी जैसे टुकड़ों टुकड़ों में मिलने वाले सौदों की तरह। दोस्तों, भारत ने उस दौर में मिराज 2000 जेट खरीदे, जिन्होंने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। भारत ने तब ही लद्दाख में हवाई गश्त में इस्तेमाल होने वाले मिग-21 लड़ाकू विमान खरीदे थे। दोस्तों, चीन से मोर्चा संभाल रहे T-72 टैंक्स जैसी इन सभी प्रणालियों को उसी दौर में ही खरीदा गया था। भारत को करगिल जंग जिताने वाले और अब भी शानदार प्रदर्शन कर रही, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर लद्दाख, बोफोर्स तोप को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जो हमें 90 के दशक में मिली थी। क्योंकि दोस्तों, भारत एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में अपने पड़ोसियों यानी पाकिस्तान से अभी भले ही आगे हो, लेकिन आने वाले वक्त में भी भारत आगे ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और चीन की तुलना में भारत इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं ठहर रहा है। लिहाजा हमें इन खतरों से निपटने में ज्यादा दिमाग लगाना होगा, जैसा खतरा आर्मेनिया को अजरबैजान से युद्ध में उठाना पड़ा था। आर्मेनिया के संदर्भ में ड्रोन युद्ध भले ही सफल साबित हुआ हो, लेकिन भारत पाकिस्तान परिप्रेक्ष्य में स्थिति वैसी नहीं है। दरअसल यहां दोनों पक्षों ने बड़े स्तर पर वायु रक्षा प्रणालियां तैनात कर रखी हैं और ड्रोन की सफलता के लिए जरूरी है कि इनका इस्तेमाल करने वाले देश के पास वायु शक्ति में पूरा वर्चस्व हो। जबकि भारतीय वायुसेना यानी IAF या पाकिस्तानी वायुसेना यानी PAF के लिए लंबे वक्त तक ऐसा कर पाना संभव ही नहीं हो सकता है। लेकिन क्या होगा यदि इन स्थानों से एक साथ कई ड्रोन हमला कर दें? क्या भारत और पाकिस्तान इस तरह के हमले नाकाम कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि ड्रोन का खौफ इतना ज्यादा है कि 27 फरवरी 1990 को श्रीनगर में जमीन पर मौजूद भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस ऑपरेटर्स ने Mi-17 हेलीकॉप्टर को गलती से ड्रोन समझ लिया था, जिसका नतीजा एक घातक फ्रेंडली फायर की घटना के तौर पर सामने आया था। मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV की अगर हम बात करें तो मानव रहित विमानों में चीन हमसे आगे है। भारत का पड़ोसी चीन UAV के मामले में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर सामने आता है। दोस्तों, चीन ने न केवल ड्रोन, जिसमें हथियारबंद भी शामिल हैं, विकसित करने में खासा निवेश किया है, बल्कि एंटी ड्रोन तकनीक पर भी खासा फोकस किया है। एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकारी एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी CASIC ने एक काउंटर ड्रोन प्रणाली विकसित की है, जो कई हथियारों और उपकरणों से लैस है, जिसमें लैंड बेस्ड रॉकेट और ड्रोन हंटिंग ड्रोन शामिल हैं। ये प्रणाली वेब और व्हीकल आधारित तमाम बड़े टोही विमानों को नाकाम करने में सक्षम है। ग्लोबल टाइम्स का इस मामले में कहना है कि चीन के पास राइफल के आकार वाले काउंटर ड्रोन डिवाइस भी हैं, जो शूट करने पर सिग्नल जाम कर देती हैं, जिससे हमला करने के लिए छोड़ा गया ड्रोन या तो लैंड कर पाने में विवश होगा या फिर डाइवर्ट हो जाएगा।
हालांकि दोस्तों चीन के आगे भारत की अपनी यूएवी क्षमता काफी खराब दिखती है। अफसोस की बात यही है कि जब चीन ने हमारी नाक में दम कर रखा है तब भी जमीनी स्तर पर भारतीय सैनिकों के पास पर्याप्त टोही और निगरानी क्षमता नहीं है। दोस्तों उत्तरी क्षेत्र में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की निगरानी कर रही 14 कोर सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए कम से कम 10 से 15 लंबी दूरी के हेरोन यूएवी और 20 से 25 मल्टी चॉपर की खरीद की तैयारी कर रही है। भारत के अपने सैन्य भंडार में सीमित संख्या में निगरानी ड्रोन और कुछ युद्धक सामग्रियां ही हैं। दोस्तों पिछले साल ऊंचाई वाले स्थानों पर निगरानी में जुटी सेना को हवाई निगरानी के लिए करीब 600 स्पाई लाइट मिनी यूएवी मिले थे। इसे सीएसएस ने बनाया था। सेना के पास हेरोप्लाइटिंग म्यूनिशन है। इसकी खरीद 90 के दशक में इजराइल से की गई थी। इसके साथ ही इजराइल से ही सर्चर MK11 और हेरोन ड्रोन भी खरीदे गए हैं। साथ ही भारत इसके अलावा अमेरिका से MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदने जा रहा है। और दोस्तों इस मामले में कुछ ड्रोन अमेरिका से लीज पर भी लिए गए हैं। इन सब के बीच भारत को कम खर्च में ज्यादा पाने की तकनीक सीखनी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिहाज से आत्मनिर्भर बन सकें। भारत को विदेशों से महंगे सशस्त्र ड्रोन खरीदने के बजाय स्वदेशी ड्रोन तकनीक पर बड़ा निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि तमाम विदेशी ड्रोन युद्ध की स्थिति में दुश्मन के खिलाफ बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे, क्योंकि विदेशी टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी का तोड़ पैसों के बूते हमारा दुश्मन भी हासिल कर सकता है। लिहाजा दोस्तों समय आ गया है कि भारत युद्ध के मैदान में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मानव रहित शक्ति का या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करे और इस पर ज्यादा फोकस करे। और दोस्तों अब जो युद्ध हो रहा है रूस का यूक्रेन के साथ में, उसमें भी रूस ने इस बात का बड़ा फोकस किया है। उसने अपने तमाम वो हथियार वहां पे मैदान पे उतारे हैं जिनका मानव रहित कामों में इस्तेमाल होता है। उसने जो टैंक्स उतारे हैं वो मानव रहित टैंक हैं, ऑटोनोमस तरीके से काम करते हैं। उसमें उनका चालक नहीं बैठता, वो दूरी पे होता है। और टैंक जो है वो भी मानव रहित हैं। और इसलिए चूंकि वो वहाँ पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये युद्ध बहुत बड़े ड्रास्टिकली चेंजमेंट ला सकता है, जिसमें एक तरफ यूरोप है और एक तरफ केवल और केवल रूस खड़ा हुआ है। तो आप इस युद्ध के बारे में, इस तकनीकी युद्धों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए आप भी अपने विचार जरूर रखें। दोस्तों नमस्कार।